Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 5 Constitutional Law 1000 MCQs जो चल रहा. So continue from question number 121. So 121 बात करता है the right to minorities conferred in 30 clause 1. जैसे कि बात करता है 30 आर्टिकल 30 बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को लेकर बात करता है कि माइनॉरिटीज़ का क्या क्या राइट है इन रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किस चीज़ से रिगार्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, प्लेस ऑफ वर्शिप टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा. सो आंसर इज ए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस की बात करता है, नॉट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज की बात नहीं करता है, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात नहीं करता, रिलीजन वगैरह की बात नहीं करता है. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. द रीट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड टू. अब जैसे रीट ऑफ प्रोहिबिशन की अगर बात करें, लाइक प्रोहिबिशन क्या होता है. अब जैसे कि 5 टाइप का रीट्स है, हाबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेचुटोरी, कोवरेंटो. तो प्रोहिबिशन होता है द रीट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. जो रीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है. ओके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तो पता है. ओके, टू एनी इन्फीरियर कोर्ट और अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. ये किसी इन्फीरियर कोर्ट को इशू करते हैं या फिर किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी को, यानी कि वो करते हैं, समझ के, किस लिए, बाई बॉडी प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ केस वेयर इट हैज़ नो जुडिक्शन टू ट्राई. ओके, अगर कोई उसके जुडिक्शन में वो केस नहीं आ रहा है और वो केस सुन रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन लगाना पड़ेगा. वरना अगर उसका जजमेंट आ गया, मान लिया जाए कि वो केस डिक्लेयर हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेचुटोरी लगता है उसके बाद प्रोहिबिशन के बाद वाला. तो पहले प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट करता है ये, यानी कि प्रोहिबिशन इज इशूड अगेंस्ट ओनली ऑथोरिटी डिस्चार्जिंग जुडिशियल फंक्शंस. याद रखिएगा, ऑथोरिटी डिस्चार्जिंग ओनली जुडिशियल फंक्शंस. तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, स्टेटूटरी ऑथोरिटी, नॉन स्टेटूटरी ऑथोरिटी, सबके खिलाफ ये होता है. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर. कम टू द नेक्स्ट वन. 123. रीट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट. रीट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट. अब मैंडमस क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं. रीट ऑफ मैंडमस होता है, यानी कि दिस रीट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एज यू नो, टू द लोअर कोर्ट और द पब्लिक ऑथोरिटी. ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसको इशू करती है, लोअर कोर्ट. मीन्स जैसे कि बताता हूं मैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो नीचे लोअर कोर्ट हो गया, या फिर कोई ऐसा बॉडी है जो कि पब्लिक ऑथोरिटी जो परफॉर्म नहीं कर रही है अपनी ड्यूटी को, टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टेटूटरी ड्यूटी के लिए करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, रीट ऑफ मैंडमस के ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए. मैनेजर ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर. सो जाहिर सी बात है, सब तो सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट पे इशू नहीं होगा. ओके, आप इसके लिए सेक्शन पढ़ लीजिएगा, सॉरी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा 361, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख. प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 361. कम टू नेक्स्ट 124. The writ that prohibits the agencies from continuing their proceeding in excess or abuse of their jurisdiction or in violation of the principle of natural justice or in contravention of the law of land. बताइए, रीट जो कि प्रोहिबिट्स करता है एजेंसी फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर प्रोसीडिंग इन एक्सेस और अब्यूज ऑफ जुडिक्शन जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है प्रोहिबिशन. अभी तो बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लोअर बॉडी यानी कि इन्फीरियर कोर्ट होता है या फिर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है जो कि प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन केस और वेयर इट हैज़ नो जुडिक्शन टू ट्राई. यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ, जो यहाँ पे प्रोहिबिशन और इशू ओनली अगेंस्ट ऑथोरिटी डिस्चार्जिंग जुडिशियल फंक्शंस. ओके, तो प्रोहिबिशन ये हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. 125. द रीट विच कैन बी इशूड टू क्वासी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. ओके, 125 का ये हो जाएगा सेचुटोरी. अभी बताया था प्रोहिबिशन के बाद सेचुटोरी होता है. मान लिया जाए कोर्ट में गया, कोर्ट की जुडिक्शन में वो केस है नहीं और उसने उसको डिक्लेरेशन दे दिया, उसकी जजमेंट आ गई, सब जुडिस भी है, सब जुडिस है, तब तो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, लेकिन अब वो डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, उस पर सेचुटोरी लग जाएगा. यानी कि दिस रीट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट फॉर क्वेसिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इन्फीरियर कोर्ट और क्वेसिंग जुडिशियल ऑथोरिटी. तो इसको याद रखिएगा. कम टू नेक्स्ट वन. 126.
Which of the below mentioned maxim embodies the principle of natural justice? बताइए. Nemo judex in causa sua मतलब rule against bias है. Audi alteram patrum मतलब ये होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब हियरिंग बोथ साइड. फेयर हियरिंग मतलब होता है दोनों साइड को सुनने की वो होनी चाहिए. यानी कि ये क्या है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, उवी जस ईवी रेमेडियम, बोथ ए एंड बी. क्या होगा, जो मैक्सिम बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पे चलता है. तो कौन सा मैक्सिम यहाँ पे है बताइए 126 का. तो ये हो जाएगा ए और बी, रूल अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग, रूल ऑफ फेयर हियरिंग. समझ गए. तो 126 का क्लियर हो गया. Come to 127. Next one. The scope of jurisdiction of the Supreme Court under Article 32 in comparison that of High Court under Article 226. अब जैसे पता है आर्टिकल 32 की बात करें या आर्टिकल 226 की बात करें, दोनों में क्या अंतर है. ये बात बताता है हाई कोर्ट के बारे में, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट. ओके. अब दोनों रीट इशू करती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वाइडर है, सिमिलर है, नैरोअर है. क्या है स्कोप ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंपैरिजन टू हाई कोर्ट. हाई सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर है हाई कोर्ट से. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशू करती है रीट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, याद रखिएगा. बट हाई कोर्ट इशू रीट जो कि होता है लीगल राइट इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट होता है. यहां पे तो आप बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट, लेकिन यहां पे लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट होती है तब जा सकते हैं आप हाई कोर्ट सीधे जाइएगा. लेकिन इन एडिशन इसी में हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का. समझ गए. तो ये आपको दिमाग में रखना है. कम टू नेक्स्ट वन 128. आर्टिकल 22 डज नॉट कन्फर द राइट टू. देखिए आर्टिकल 22 की जब कभी बात करती है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. अब सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा आपने राइट ऑफ अरेस्टीज वगैरह. सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. तो बताइए इनमें से आंसर कौन होगा जो कि कन्फर नहीं करता है आर्टिकल 22 को. ओके. सो इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राउंड, जाहिर सी बात है क्यों अरेस्ट किया जा रहा है उसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स, पता है. कंसल्ट एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, सही है. बी फ्री ऑन वेल, ये नहीं है. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट कोटेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस which logically as well as philosophically is an essential element of equality. क्या कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस है, जो कि लॉजिकली और फिलोसफिकली अगर बात करें, इसका एक लॉजिक तरीके से या फिलोसफिकल तरीके से बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट है इक्वालिटी का. और नॉन आर्बिट्रनेस प्रोवाइड, जो आर्टिकल 14 में प्रोवाइड किया गया है. क्या है आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ लाइक ब्रोडिंग. इस कौन से केस में बताया गया था? सो नन अदर देन मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14, 19, 21 ये सारे पढ़ लीजिएगा एक बार. द केस विच डू नॉट एग्जेम्पलीफाई द एफ्रीमेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान. श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी. केस विच डू नॉट एग्जेम्पलीफाई द एफ्रीमेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. देखिए जब 130 की बात करें तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा डी, श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी. देखिए इन ऑल अदर 3 केसेस की अगर बात करें ना, ये तीनों केसेस की, तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज किया दैट इक्वालिटी इज अ पॉजिटिव राइट एंड रिक्वायर्स द स्टेट ऑफ मिनिमाइज the existing inequalities and to treat unequal or underprivileged with special case as conviction provided. ये सुप्रीम कोर्ट का ये सारे केस में कन्विक्शन था. अब जैसे बात करें इसमें कि ये सारे पॉजिटिव राइट की बात करता है. ओके. यहाँ पे बात किया विच डू नॉट एग्जेम्पलीफाई द अफर्मेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. तो ये केवल ये नहीं है, बाकी में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. दीज 3 केस. कम टू नेक्स्ट वन. इन विच the case the Supreme Court held that the procedure prescribed by the law has to be fair, just and reasonable. देखिए fair, just and reasonable and not fanciful, oppressive और arbitrary. कौन सा केस है? देखिए इसमें भी
यही चीज़ बोला गया, ये भी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही है, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है एज आर्टिकल 21 में पढ़े, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी है सारा, तो एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसका, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए, मतलब ग्राउंड रिजनेबल होना चाहिए, एंड नॉट अ फैंसीफुल ऑपरेसिव और आर्बिट्रनेस होना चाहिए किसी चीज़ में। तो ये मेनका गांधी वाला में कहा था, और यहाँ पे बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट में ये सारे आर्टिकल्स को बताए गए थे। 21 को भी इसमें बताया गया था, 19 को भी बताया गया था, 14 को भी बताया गया था। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट वन, द राइट गिवन टू अरेस्ट person under clause 1 and clause 2 of article 22 are not available to। देखिए आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो राइट्स वगैरह दिया गया है, जिसको आप अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, किस ग्राउंड में अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, 24 आवर्स के विद इन उसको वो करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो ये किसके अगेंस्ट नहीं है, तो एनी इनेमी और एलियन, अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन और लॉ, तो बोथ ए एंड बी इसका हो जाएगा 132 का सी। कम टू नेक्स्ट वन, in which case the Supreme Court held that the execution of death sentence by public hanging is barbaric and violative of Article 21। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है बाय पब्लिक हैंगिंग, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है बाय पब्लिक हैंगिंग जो कि बारबेरिक है। देखिए ये कौन सा केस था बताइए जल्दी, ये केस था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेज लछम्मा देवी। ओके ये कब का केस था, 133 का, वो केस था 1985 के आसपास का। ओके अवार्ड, अभी देखिए यहाँ पे इसमें क्या था, द अटॉर्नी जनरल वर्सेज जो ये वाला केस था, इसमें था कि जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग एट द स्टेडियम ग्राउंड, जैसे रामलीला ग्राउंड था, स्टेडियम ग्राउंड का कहा गया, फिर उसके बाद कहा गया रामलीला जो ग्राउंड है जयपुर में, आफ्टर गिविंग अ वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी थ्रू, तो ये कहा गया। तो इसको कहा गया कि आर्टिकल 21 की वायलेशन है, पब्लिक में हम किसी को हैंग नहीं कर सकते, इसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। अब क्या है, ये अटॉर्नी जनरल वर्सेस लछम्मा देवी, ये आर्टिकल 21 की बात करता है जो कि वायलेशन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 134, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच, देखिए ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, पर जब वो ऑफिस में जैसे ही आते हैं उस समय से उनका चार्ज हो जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पेच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, proved misbehavior or incapacity committing criminal offense within IPC both A and B। No, violation of constitution only, violation of constitution only। ये पढ़िएगा आप आर्टिकल 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 20 के अंदर बताया गया है ये। द प्रपोजल टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड एट लीस्ट 1/4 होगा, 1/4 कहाँ पे है देख लीजिए, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 136। ये आर्टिकल 61 में जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है प्रेसिडेंट का, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस, क्या हो जाएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके तो याद रखिएगा। Give the correct response. The governor is answerable for his actions before the legislative council of a state. The governor is not answerable to any one of the performance of his functions and powers except to the president in the sense that he can be removed by the president as any time। यही होगा, इसका पोस्ट होता है बाय द वर्चू ऑफ प्रेसिडेंट, 5 year का टेन्योर होता है, और जो कि यहाँ पे वैसे पहले मैंने बताया था आपको। तो 138 तो क्लियर हो गया। नाउ कम टू 139 नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशू बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, एट एनी टाइम व्हेन लोक सभा इज नॉट इन सेशन, एनी टाइम व्हेन राज्यसभा इज नॉट इन सेशन, एट एनी टाइम व्हेन द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, एट एनी टाइम ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय में, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं सेशन में तो भी किसी भी समय में, समझ गए। तो 139 का हो जाएगा डी। इसकी प्रोविजन देख लीजिएगा ऑर्डिनेंस वाला 123, आर्टिकल 123। कम टू नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर यूनियन लेजिस्लेशन इज
इन द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो, सुपर सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, सब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव द थ्री जो भी है। ओके अब वीटो पावर इसका जो बात किया गया पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 देख लीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। An ex-president is not eligible for re-election to the office of the president, not eligible for the election re-election to the office of the president, eligible for re-election to the, देखिए इसका हो जाएगा eligible है, जाहिर सी बात है, for re-election to the office of the president। इसका जो प्रोसीजर है पूरा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल है इसका वो है 57, जब पढ़िएगा उसमें जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। सो देख लीजिएगा ये द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज द सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द सेम एज द किंग ऑफ ब्रिटेन, एज अ हेड ऑफ स्टेट इन एब्सोल्यूट टर्म, एज नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाएगा। देखिए 142 में क्या हो जाएगा, नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रियल हेड कौन होता है, रियल हेड इज गवर्नमेंट हु इज अंडर रूल, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है। जैसे अभी कैबिनेट मिस्टर मोदी का है तो मिस्टर मोदी के पास जो रियल हेड है। ये नॉमिनल हेड कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं नॉमिनल हेड। ओके जो प्रेसिडेंट है, जो महामहिम है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। द प्रेसिडेंट मे कन्वेन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व अ डेडलॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल, अ फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा बताइए, सी इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल। ओके क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल। ये आर्टिकल 108 पढ़िएगा, इसका आगे जो बिल, मनी बिल, ये सारा बिल के बारे में ही बात करता है वहां पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द पावर टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, डिसॉल्व बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, रिमूव मिनिस्टर फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रोरग द हाउस ऑफ ईदर हाउस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, डिसॉल्व बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट डू नॉट हैव द पावर टू डिसॉल्व राज्यसभा, याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है कि वो राज्यसभा को भंग कर सके, डिसॉल्व कर सके। तो डिसॉल्व बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे जो लिखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पावर इसका नहीं है, इनका नहीं है। The satisfaction of the president do not mean his personal satisfaction, but it is satisfaction of the council of minister it was holding. So satisfaction of president does not mean his personal satisfaction, but it is the satisfaction of the council of minister it was held in। कौन सा केस में बताया गया था बताइए, ये था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कम टू नेक्स्ट वन। द पावर टू ग्रांट पावर्स, रिप्राइव, रेमिशन, पनिशमेंट, जो भी कॉम्यूटेशन वगैरह जो सेंटेंस है वो सारी चीजों में है यहाँ पे। In all cases where the punishment or sentence is by court martial, in all cases where the punishment or sentence of an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, in all cases where the sentence is a death sentence, all of the above इसका आंसर हो जाएगा। Come to next, the Supreme Court of India, okay, Supreme Court of India has the power to inquire whether any and if so what advice was tendered by the council of minister to the president. No, he has the power to, Supreme Court of India has the power to inquiry whether any and if so what advice was tendered by the prime minister. No, देखिए यहाँ पे सीधे बात है कि has the power inquiry whether any and if so what advice was tendered by council of minister to the president, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू इंक्वायर वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। तो 147 का सी हो जाएगा। इसके लिए आर्टिकल 74 पढ़ लीजिएगा एक बार, जिसमें बात किया गया है। क्लॉज 2 पढ़िएगा, इसका ज़्यादा उसमें डिटेल में दिया गया है। मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में क्या है यहाँ पे, ये राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल किस में बोला गया था, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ए का हो जाएगा हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू स्पीडी ट्रायल। कम टू नेक्स्ट वन, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सही है। राइट टू गो अब्रॉड क्या हो जाएगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद है अभी इसके बारे में बात किया था। सिंगल पर्सन लॉ गोविंद वर्सेस ये हो गया, और ई का क्या हो गया, 5 हो गया। ये करेक्ट है पूरा। मैच द फॉलोइंग फिर आ गया।
ए का क्या होगा, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। बी का क्या होगा, ये हो जाएगा 4, आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर जो है। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 बताया था मैंने अभी। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस आर्टिकल 59, देख लीजिए। कम टू नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी ऑर्डिनेंस के बारे में 1 2 3 बताया था आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ए का 1 2 3 हो जाएगा आर्टिकल। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3, बी का 3, 213, 1 2 3 में पावर है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस, और इसमें अध्यादेश किसके लिए, किसके पास पावर है, गवर्नर के पास। 213 में याद करिएगा, बहुत आसान है। 1 2 3 प्रेसिडेंट एंड 213 गवर्नर। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस में है बताइए, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस में है बताइए, 161, 161 एंड एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट 162। सो I think completed. Thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.